वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनो मैथमेटिक्स क्लासेस नालंदा। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी को रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है इसके बारे में इजी तरीक़ा से समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थ्योरी समझेंगे। ठीक है, तो देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है भाई, तो क्या बोलता है कि हेनरी बेकुरल ने सन 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ से बन के तैयार हो गया। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आखिर बना क्या? तो कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज कब हुई? तो 1896 ईस्वी में हुई। ये भाई ये आपको ये जो डेट है आपको याद तो करना ही होगा, इसमें कोई मैनेज करने वाली बात नहीं है। अब भले कन्फ्यूजन होगा, इससे तो बहुत डेट आएगा हर एक साइंटिस्ट का कि किसने कब खोज किया, ये तो आता है, लेकिन आपको ये तो याद कहीं होना ही चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस यहाँ से जो एक्टिविटी है ये पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स सभी में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है, इससे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और जो ये सब हो गया पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ये सब में पूछा जाता है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 1896 ईस्वी में किसकी खोज हुई? तो क्या बताइएगा? रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई। अब पूछेगा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो उसका नाम क्या है? हेनरी बेकुरल। क्या नाम है? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं क्या बोलता है कि कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। ये कहना यह चाह रहा है कि जो कुछ ऐसा तत्व होता है ना भाई, ऐसा बोल रहा है कि कुछ ऐसा तत्व होता है जो स्वतः बोले तो अपने आप, मतलब अपने आप ही अदृश्य जो नहीं दिखता है, अदृश्य बोले तो जो नहीं दिखता है। तो अदृश्य किरणें, कैसे किरणें? अदृश्य किरणें मतलब वैसे किरणें जो नहीं दिखता है। ठीक है, तो वो निकलती रहती है। क्या होती है? वो निकलती रहती है, जो हमको नहीं दिखाई देती, बट क्या होता है? वो निकलती रहती है। तो ऐसी पदार्थ हो जो ऐसा पदार्थ हो, ऐसा काम जो क्रिया करता है ना, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा पदार्थ होता है, तत्व बोले या पदार्थ बोले, बात बराबरी पर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा पदार्थ या तत्व से स्वयं ही मतलब खुद ही अदृश्य किरणें निकलती रहती है, जो नहीं दिखने वाली किरणें होती हैं। हमको मतलब दिखाई नहीं देता है, हम सबको क्या होगा? दिखाई नहीं देगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? अदृश्य किरणें। तो जो पदार्थ में अदृश्य किरणें जो निकलती रहती है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, और वह बदले तो और इस घटना को, जब वो जो घटना आप जो देख रहे हैं, जो प्रक्रिया हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है आपके सामने, जो घटित हो रहा है, तो उस घटना को आप क्या कहेंगे? तो रेडियो एक्टिविटी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कि जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का जो घटना हो रहा है बनते समय, कैसे रेडियो पदार्थ क्या कैसे हुआ, तो उस जो घटना आपको दिखने को मिला है तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ सब्जेक्ट कैसे पूछेगा आपको कि पूछेगा कि जो कुछ ऐसा पदार्थ था जो अदृश्य किरणें, जिस पदार्थ में अदृश्य किरणें निकलते रहती है, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेगा? रेडियो एक्टिविटी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे बोलेगा कि रेडियो एक्टिविटी के जो प्रोसेस होता है, जो घटना होता है, उस घटना को क्या बोलेंगे? तो रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। तथा निकलने वाली जो किरण होती है ना, जो उसमें जो किरण जो निकलते आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो जो किरण निकल रहा है तो उस किरणों को क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी किरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी किरण? क्योंकि वैसा किरण जो रेडियो एक्टिविटी द्वारा निकल रहा था कि नहीं? हाँ, तो वही इसलिए उसी के नाम में जोड़ दिया गया कि रेडियो एक्टिविटी किरण कहते हैं। ये तो इसके बारे में हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या है इसके बारे में हम अच्छे से जान चुके गए। अब इसके चलते बाल बच्चे पर कि इसने कितना इसके बाल बच्चे हैं, जैसे होता है ना वही कि सबका होता अपना संतान होता है, तो इसी तरह इसको भी समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी का संतान है। तो कितने संतान है? तो यहाँ पढ़िए, रेडियो एक्टिविटी किरण जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिविटी किरण, उसमें जो किरण जो निकल रहा था, तो उसके 3 तरह के किरण निकल रहा था, मतलब 3 संतान निकल रहा था।
वो कौन कौन संतान निकल रहा था, जो किरण निकाल, संतान बोले तो किरण, कहने का मतलब जो रेडियो एक्टिव किरण जो हमने पढ़े, जो किरण निकालने वाली किरण थी तो उसी रेडियो एक्टिविटी किरण कहें। और उसी किरण को कितने 3 तरह के हमको देखने को मिला वहाँ पर, 3 तरह के किरण। कौन कौन? तो पहला याद रखिएगा भाई अल्फा किरण, और दूसरा याद रखिएगा भाई बीटा किरण, और तीसरा याद रखिएगा भाई गामा किरण। याद हो गया होगा आपको? अरे भाई तो पहले से पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बाकी अंत में जोड़ दो किरण, किरण तो हो जाएगा सब मामा झामा। ठीक है, तो आपको याद हो गया। याद कीजिए कि रेडियो एक्टिविटी किरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। यहाँ तक क्लियर? अब ये तीनों जो किरण है हमने जो जानी, ये जो तीनों हमने किरणों जाने, इस तीनों किरणों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसके अंदर के बारे में जानेंगे कि इसका अंदर क्या है, इसका गुण क्या है, इसका क्वालिटी क्या है। ठीक है, जैसे हर एक आदमी का अपना अपना पहचान होता है ना, तो उसी तरह इसी तीनों किरणों का अपना अपना पहचान यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है क्या है भाई, यहाँ पर देखिए अल्फा किरण है, तो अल्फा किरण के कुछ गुण हैं, मतलब इसका प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। ओके, तो पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे हमको दिया गया है, तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेंगे, आप समझेंगे, आप समझिएगा गौर से, इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव मारने में आपको अच्छे आसानी हो और अच्छे से सही सही क्वेश्चन आप मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब क्लियर आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ये पॉइंट आपने अगर रिवीजन कर लेते हैं तो इस पॉइंट से आपको इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका आद है, तो आपको इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना किसी भी तरह से घुमा के, आप उसका 100% है कि आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा सी पॉइंट इसमें दिया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं देरी के बिना। तो क्या बोलता है अल्फा किरणें, क्या होता है कि अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। देखो पहला बात ये बोल दिया, जो अल्फा हमारी किरणें हैं, जो हमने पहला किरणें के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा किरण है? अल्फा किरणें। तो कैसी बनी होती है उसके बनने की बात बताई जा रही है यहाँ पर। पढ़िए क्या बोल रहा है कि अल्फा कणों से मिलकर बना होता है। किस तरह के कण से मिलकर बनाता है? अल्फा कण से मिलकर बना होगा, मतलब अल्फा तो अल्फे है, याद रखिएगा। कैसे? अल्फा तो अल्फा बोले तो कि अल्फा जो किरण है भैया वो अल्फा कणों से ही मिलकर ही बना रहता है, समझ गए? तो याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे पूछेगा कि अल्फा किन के कणों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा कि अल्फा कणों से, कि बीटा कणों से, कि गामा कणों से, किन में से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे, पक्का मार दीजिएगा अल्फा कणों से। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, बाबा देखो देखो यहाँ पर ही मेन पॉइंट है भाई, इसको छोड़ना मत, इसको अपने पॉकेट में रख लेना, ये सब दिन काम देगा आपको, समझ गए? तो क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, जो हीलियम आप तुम सुने होंगे, जैसे हाइड्रोजन हीलियम ये सब जो तत्व है ना, 118 सुने होंगे। अब तक हम सब 118 तत्व खोज हो सका है। ठीक है, जिसमें 92 गो लगभग क्या है नेचुरली एलिमेंट है, बाकी सब संश्लेषित हैं। ठीक है, तो कह रहा है जो हीलियम है, हीलियम जो हमारा तत्व है, हीलियम परमाणु, जो हीलियम परमाणु का क्या कहलाता है? नाभिक होता है। कौन? ये वाला अल्फा किरणें, हीलियम परमाणु का नाभिक है कौन? अल्फा किरणें। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पूछेगा कि हीलियम परमाणु का नाभिक कौन है, तो अल्फा किरणें आंसर मारिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि कह रहा है कि अल्फा किरणें पर दो इकाई धनावेश होता है, मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक समझ गए? मतलब अल्फा जो किरण होता है ना, वो अल्फा किरण जो किरण निकल रहा था उस पर देखिएगा, मतलब उस जब ये कौन बोला, ये हिरणी, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उससे पता चला कि जो अल्फा किरणें होते हैं उस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, होता है वह, मतलब और इनका द्रव्यमान, जो इनका द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान, या अल्फा किरण का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। सोचो भाई, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन भी आप सुने होंगे आप, प्रोटॉन जिसका खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था ना, जो वही प्रोटॉन है ना, तो जो उसका जो द्रव्यमान है उससे 4 गुना है। अगर ये प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए x है, तो अल्फा किरण का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा? 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना बोल रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कितने गुना होता था? 4 गुना होता था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव किसे कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से अल्फा किरणों का द्रव्यमान कितना गुना होता है, तो बता दीजिएगा 4 गुना होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अल्फा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है ना कि जो अल्फा किरणें है ना, जब विद्युत क्षेत्र में जाए चाहे चुंबकीय क्षेत्र में जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है, मतलब इसका विक्षेपित मतलब बांट देता है। ठीक है, इधर उधर कट जाता है इसका रे, ठीक है, बट जाता है, तो वही करा विक्षेपित हो जाता है। कहाँ पर, किस क्षेत्र में?
तो क्षेत्र दो तरह का है, एक विद्युत क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, और एक है चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड्स बोलते हैं आप, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये बोला कि अल्फा किरणें कहाँ विक्षेपित होता है, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता अत्यंत कम होती है। अब यहाँ तक देखिए एक भेदन क्षमता जरूर आपको याद रखना जरूरी है, ताकि देखो तीनों में भेदन क्षमता आएगा, अल्फा में भी आएगा, बीटा में भी आएगा, गामा में आएगा, लेकिन तीनों का पता चल करना होगा कि किसमें किस तरह का भेदन क्षमता होगा, किसमें अधिक होगा, किसमें कम होगा, किसमें लगभग सेम ही होगा इसे। तो यहाँ पर याद रखिए पहला पॉइंट में देखिए यहाँ पर कि अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता है, तो क्या याद रखना है कि अत्यंत कम, कम तो है ही है भाई, लेकिन अत्यंत है, कमों से भी कम है, उसी को बोल रहे हैं अत्यंत, समझ गया ना। तो याद रखना ये कम, सबसे कम है एकदम, मतलब सबसे कम, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो अल्फा किरणों की भेदन क्षमता अत्यंत कम होती है, और कितनी होती है, क्या बोल रहा है, ये 0.1 मिलीमीटर मोटी होती है। ओ मिलीमीटर मोटी क्या एल्युमिनियम की चादर द्वारा रुक जाती है, मतलब बोल रहा ना कि ये जो अल्फा किरणें हैं ना, जब अल्फा किरणें पड़ता है कितना पर 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर, चादर की मोटाई कितनी है, और किस तरह के एल्युमिनियम की चादर जो होती है ना, उसका जो मोटाई है कितना 0.1 मिलीमीटर, बहुत सोचो कितना छोटा है। उस पर क्या हो जाता है ना, जब अल्फा किरण रेज उस पर जब भेदन किया जाता है, भेदन मतलब उस पर मतलब प्रहार किया जाता है, जैसे यह है इस पर प्रहार किया गया अल्फा किरण, तो क्या हो जाता है, मतलब रुक जाता है, नहीं आर पार होता है, यही हो जाता है। तो इसलिए बोला गया, सोचो इतना पतला तक की भी नहीं भेदन क्षमता कर सकता है, तो सोचो आगे के क्या करेगा, उतना सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हाल, इसका हाल बेहाल हो जाएगा। तो क्या याद रखिएगा अल्फा किरणें की जो भेदन क्षमता होता है अत्यंत कम होती है, क्यों होती है उसका रीजन यहाँ पर बता रहा है कि ये 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर द्वारा रुक जाती है, इसी कारण इसको हम बोल सकते हैं कि अत्यंत कम होती है, क्योंकि इतना छोटा यूनिट के नहीं पार कर सकता है। तो वो बेहुदा का लाइक के इसको बोलेंगे सबसे ज़्यादा छोटा, याद रखना। पांचवा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, क्या है पांचवा पॉइंट, कह रहा है कि अल्फा किरणें जिस गैस से गुजरती है उसका आयनीकरण कर देती है। ले इतना इसका पावर है, मतलब अल्फा किरण जो है ना भैया, जिस गैस से गुजरती है ना, कोई भी गैस रहे, गैस का नाम यहाँ नहीं ले गया है, याद रखिएगा, कोई भी गैस रहे, ठीक है। तो अल्फा किरण जो होता है जिस गैस से गुजरती है, उसके सामने जब गुजरती है ना, तो उसको क्या कर देता है, उसका आयनीकरण कर देती है। सोचो मतलब अगर कितना स्मार्ट रहेगा ना, तो उसको काला कर ही देगा, याद रखना, इसलिए बच कर रहना अल्फा किरण से बाबा। तो अल्फा किरणें जिस गैस से गुजरती है उसका क्या करता है, आयनीकरण कर देता है, याद रखना। आयनीकरण कौन कर देता है, गैसों का, याद रखना अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें गैसों को क्या करती है, तो ऐसा करना आयनीकरण करती है, ठीक है। अल्फा किरणें की जो चाल है, प्रकाश की चाल का 1/10 भाग होती है। क्या कह रहा है, जो अल्फा किरण का जो चाल है, इसका जो चाल चलने का स्पीड और प्रकाश की जो चाल है 1/10 भाग होती है, 1/10 भाग होती है, याद रखना, ठीक है। तो इतना पॉइंट हो गया किसका, अल्फा के। तो इसी तरह हम समझेंगे अब अगला नेक्स्ट क्या, बीटा किरणें। बीटा किरणें, बीटा ना कर देना, ना तो मार हो जाएगा, बोल देते हैं बेटा बेटा मत कर देना, यहाँ पे बीटा है बीटा, लेकिन अर्थ नहीं कर रहा बेटा भाई, समझ के सोच समझ के बोलना, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे बीटा किरणों की प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। ओके, आगे निकलते हैं, पहला पॉइंट इसका देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा बात देखी जाए, इन्हें कारण बना कि बीटा किरणें अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। अरे बाप रे बाप, सोचिए, ये तो पहले ही मैंने धमाका मार दिया। देख क्या बोल रहा है, सुन 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 बात पहले। कारण भाई देखो यहाँ पर कह रहा है ना कि बीटा जो किरणें हैं अत्यंत तीव्र होते हैं, तीव्र बोले तो बहुत तेज, तीव्र गति से मतलब तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, तो तेज चलने वाले गति से इलेक्ट्रॉन है। अत्यंत, देखो तेज तो चल ही रहा है भाई, लेकिन उसमें भी बोल रहा है अत्यंत, मतलब तेजों से भी तेज चल रहा है, उसी को बोलते हैं अत्यंत। तो ये भी अर्थ भी समझना, एक को वर्ड के मतलब भी समझना भाई। इसका मतलब इस लगा दिया तो अत्यंत लगा दिया तो इस नहीं है, खलने सोने का तेज है, तेजों का तेज है। सोचो मान लो तुम तेज दौड़ता है, एक और लड़का तेज दौड़ता है, लेकिन जो ज़्यादा तेजों में तुम तेज दौड़ता है वो भी तेज दौड़ता है, और जो जीतेगा तो समझ तुमसे तेज तो है ये था, कला रहा था पहले से, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा तेज चल गया, यानी अत्यंत तेज हो गया वो। तो बीटा किरणें पर इकाई ऋण आवेश होता है, याद रखना। देखो उस समय हम बोले थे अल्फा किरणों पर कितना आवेश था, तो 2 आवेश था पॉजिटिव में, ठीक है ना। और यहाँ पर है
इकाई आवेश, इकाई यूनिट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वहाँ पर बोले थे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोले थे अल्फा रेज पर, बोले थे ना भाई। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक इकाई यानी यूनिट ऋणावेश बोले तो नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, यानी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है किस पर, बीटा किरणों पर। तो एकदम पॉइंट याद करके रखना भाई, बिना पॉइंट याद कर लिए आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाला, इसलिए हम आपको कहते हैं इसको ज़रूर रट लीजिएगा। समझाना मेरा काम है, याद करना आपका काम है भाई। आगे देखते हैं पॉइंट। करा बीटा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। दे अल्फा में क्या बोला था, अल्फा में बोला था ना, वो भी विक्षेपित हो जाता होता है ना, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाता है। तो वही हाल बीटा के भी है, बीटा के भी कोई खास नहीं है। यहाँ पर है क्या बोल रहा है कि बीटा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। कुछ कह रहा है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाता है। याद रखना 2 गो कौन कौन विक्षेपित होता है, अल्फा भी हो जाता है और बीटा भी हो जाता है, ठीक है ना। बीटा किरणें जिस गैस से होकर गुजरती है उसका आयनीकरण कर देती है। यार ले ये तो दोनों प्रॉपर्टी जब सेमे मिल गए बा हो, ओकर में वही बात ये बोला सन, आई में वही बात ये बोला सन। कभी कभी हम भोजपुरी बोल ले बानी जा, तो ऐसी गलती भी हो जाए तो माफ़ कर दिया जा हमके, कोई बात नहीं के, बस तोरा का समझे के बाद समझ आ चुपचाप, हंसिया मत। कुछ आगे बोल रहा है कि बीटा किरणें जिस गैस से होकर गुजरती है ना तो उसका आयनीकरण कर देती है। मतलब अल्फा में भी आयनीकरण कर देती है, इसमें भी आयनीकरण कर देती है, दोनों रट के रहना, याद रखना। अगर आप जब ऑप्शन में आए दोनों तो मारना तो कोई क्यों ऐसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ भी जाता है तो जरूर वहाँ पे रहेगा ए और बी दोनों जरूर करके लिखा रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो कोई एक को मारना, जैसे पहले अल्फा का मारना का, अल्फा पहले आया है, ठीक है ना। चलो परंतु क्या कोई बोल रहा है, देखो कुछ परंतु उसमें लगा दिए, सुनो बात, कुछ लगता है विशेष बात है। इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता की अपेक्षा इतना गुनी होती है। नहीं भाई ये ज़्यादा, देखो कुछ बोला, सुनो पहले बात की करा ना। इनकी आयनीकरण जो क्षमता है क्या कर बीटा की अल्फा किरणों की आयनीकरण की क्षमता की अपेक्षा, मतलब एक से तुलना कर रहा है, क्या से अल्फा से तुलना कर रहा है बीटा बोल रहा है कि अरे अल्फा तो जितना क्षमता हो ना आयनीकरण के तोरा से 1/100 गुनी होती है, 1/100 गुनी होती है। मतलब तो देखो कौन बड़ा होगा, अगर मान ले जाए एक पास अल्फा के पास 20 है, ये बोल रहा कि एक कितना गुना 1/100 हम हो जाएंगे, तो काट छाट के देखो होता है कितना होता है, यानी 1/5, तो क्या छोटा ना हो गया जी, हाँ तो कम ही तो हो गया लगता है। बस इतना याद रखना, इससे इतना। और ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, ये वाला पूछेगा कि कितना गुनी होती है इसके अपेक्षा, अल्फा के अपेक्षा बीटा का, तो याद रखना 1/100 गुनी होती है। अगला पॉइंट करा बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों की भेदन क्षमता की लगभग 100 गुना होती है। बीटा किरणों की भेदा जो क्षमता होता है ना, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता की लगभग 100 गुना होती है, मतलब ले इससे भी ज़्यादा है। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा और अल्फा किरणों की भेदन क्षमता की एकरा से कितना लगभग 100 गुना होती है। कौन, बीटा, यानी बीटा हमारा सबसे बड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए बीटा इसको कहा गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, क्या होता है गामा किरणों की गुण, आप समझेंगे। तो गामा किरणें का कोई द्रव्यमान नहीं होता, ले इसमें कोई द्रव्यमान ही नहीं होता है। इनकी प्रकृति अधात्विक है, यह धातु की तरह रिएक्ट करता है। इनकी प्रकृति नेचर कैसा इसका प्रकृति है, इनमें नेचर अधात्विक नेचर है इसका है। और इसका इस पर कोई द्रव्यमान नहीं होता है, याद रखना। गामा किरण में, गामा किरणें पर कोई आवेश भी नहीं होता है, उसमें तो होता था आवेश, बीटा में क्या बोले थे नेगेटिव, लेकिन कितना 1 यूनिट, और उसमें बोले थे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कितना तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था अल्फा वाला में। इस पर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। अब बाई किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। देखो जब चार्ज नहीं आया तभी तक सब नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा है, इसमें दोनों हो रहा था लेकिन इसमें नहीं होगा। बाई किरणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा और बीटा किरणों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। कल देखो सब चीज़ करना ही नहीं मारा था, कम ही होगा कुल है बोली, तू ही बताओ कम ही होगा। तो वही बोल रहा है कि आयनीकरण जो क्षमता है ना अल्फा से भी और बीटा से भी तुलना किया तो दोनों से क्या पता चला कि कम ही है, क्या है, कम क्षमता होती है, कम क्षमता होती है। अगला पॉइंट 5वां, अल्फा क्या है, गामा किरणों की चाल, जो गामा किरणों की चाल है ना प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है, ले बराबर हो जाएगा, याद रखना। तो प्रकाश की चाल कितना होता है हमारा निर्वात में, तो 3 × 10⁻⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जितना ही कितना ही प्रकाश का चलना है, इतना ही चाल हुबहू होगा किसका, आगे देखते हैं।